भरतपुर में भाजपा के अंतरिम बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां भाजपा के नेताओं ने बजट को विकासवादी और ऐतिहासिक बताया है। वहीं कांग्रेस ने बजट को घोर निराशावादी बताते हुए बजट की निंदा की। वहीं विभिन्न समाज सेवी और महिला संगठन के प्रतिनिधियों ने बजट को ठीक ठाक बताया। बजट को लेकर कांग्रेस के राजेंद्र सारस्वत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से आते हैं, ऐसे में लोगों की अपेक्षा थी कि भरतपुर के लिए कुछ खास घोषणा होगी। समाज सेवी अंजना सोनी ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने का फैसला हो या वृद्धजनों को सफर में किराए में रियायत देने का फैसला काफी सराहनीय है। भाजपा के प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो लेखानुदान पास किया है, यह राज्य को विकास देने वाला बजट है। भाजपा पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार का यह पहला अंतरिम बजट है जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को बजट पेश कर दिया गया। इस बजट को लेकर अलवर में भी युवाओं महिलाओं में काफी उत्साह और अपेक्षाएं हैं। संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा ने की बजट को लेकर कुछ लोगों से खास बातचीत। भजनलाल सरकार की ओर से पहला बजट आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से यह बजट पेश किया गया है। इस बजट को लेकर अलवर में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर कुछ जागरूक लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का बजट आप मानते हैं जो आज आया है? सर, बीजेपी सरकार आई है तब से सारे कार्य बढ़िया है। बजट बहुत बढ़िया है, गरीबों के लिए बहुत ही शानदार बजट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपने रंग में रंगी हुई है और गरीबों को उद्धार करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आपके अनुसार किस तरह का बजट है ये? युवा के लिए, किसान, महिला, वृद्ध और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है। हमारी पहली महिला वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने आज बजट पढ़ा है, सारे लोग सुनने के बाद संतुष्ट है इस बात से कि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है। और ये अभी लेखानुदान है 4 महीने के लिए जो बजट बना है, लेकिन इनकी योजनाओं से ये और इनके बजट घोषणा से पता लगता है कि इनके पास 5 वर्ष का बहुत अच्छा विज़न है और निश्चित रूप से इससे राज्य का विकास होगा। क्योंकि राज्य पर पिछले 70 वर्ष में जो कर्ज था, वो कर्ज पिछले 5 वर्ष में दुगना हो गया। जो 35,000 के करीब एक व्यक्ति पर कर्ज था, वो 70,000 हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए भी बहुत कुछ अच्छी घोषणाएं की है। निश्चित रूप से हर वर्ग प्रसन्न है। इस बजट में 70,000 भर्तियों की भी बात की गई है। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं कि आपको क्या लगता है कि भर्तियों पर भी लेकर किया है? हमें लगता है दिया कुमारी ने ये बजट सबसे अच्छा बजट घोषणा की है। उसमें हमें युवाओं को नौकरी मिलेगी और ज़्यादातर नौकरियों पे भी ध्यान दिया जाएगा और भी महिलाओं पे भी ध्यान दे रहे हैं और पशुपालन पे भी ध्यान दिया जा रहा है और सारा ही शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों के लिए भी बजट में दिया गया है। तो सबसे अच्छा बजट पेश किया गया है इस साल का। आपको क्या लगता है बाबूजी, किस तरह का बजट? बजट बहुत बढ़िया है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है सभी वर्गों के लिए दिया है। हमें बड़ी खुशी है और बड़ा उत्साह है कि इससे पहले ऐसा बजट नहीं दिया गया। हमें बड़ी खुशी है। कुल मिलाकर पहला बजट ये पेश किया गया है, अनुदान बजट है और अलवर में इस बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि जो पहला बजट दिया गया है और जो घोषणाएं की गई हैं उनका इम्प्लीमेंट हो, ऐसी लोगों को उम्मीद है। और माना जा रहा है कि जो ये घोषणाएं हुई हैं सभी वो समय रहते पूरी होंगी। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में हर साल आयोजित होने वाला बसंत महोत्सव इस बार भी आयोजित होगा और 5 दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे। श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल की ओर से लगातार 24वें साल आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर तैयारियां चल रही है। वहीं मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूरे कस्बे में दुकान पर जाकर कार्यक्रम को लेकर कस्बे वासियों को न्योते दिए। मंडल के महेंद्र मोदी ने बताया कि इस बार 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज 10 फरवरी को होगा। 11 तारीख को जागरण होगा, 12 तारीख को बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, 13 तारीख को श्री श्याम पाठ रहेगा और श्री श्याम मंदिर में भजन संध्या रहेगी। 14 तारीख को विशाल निशान शोभा यात्रा चिड़ावा में निकाली जाएगी, जो महाकालेश्वर मंदिर से 501 निशान लेकर मैन मार्केट से होते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी, जिसमें पूरे चिड़ाव को गुब्बारों से सजाया जाएगा, मैट बिछाए जाएंगे और अघोरी
नृत्य के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सलूम्बर जिले के सोमारी नगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। संगीत में राम कथा कथावाचक प्रयागराज के पंडित अक्षयानंद महाराज, पंडित जयनंदन व्यास, महंत पंडित कालिका उपाध्याय के सानिध्य में की जा रही है। कथा के प्रथम दिन भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा का पूजन कर समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया गया। प्रतिदिन शाम 7 बजे से देर रात्रि तक लोग कथा सुनने के साथ साथ धर्म कार्य में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सड़सठवीं राष्ट्रीय स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता 2022 और 23 का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें अलवर के रैनी क्षेत्र की एमएम पब्लिक विद्यालय सेकेंडरी स्कूल पिनान की छात्रा आफरीन खान ने खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। छात्रा का विद्यालय पहुंचने पर संस्था प्रधान मुकेश मीणा और विद्यालय स्टाफ और ग्राम वासियों ने स्वागत सम्मान किया। संस्था प्रधान मुकेश मीणा ने बताया कि विद्यालय में खेल गतिविधियां नियमित कराई जाती हैं। विद्यालय के छात्र पूर्व सत्र में भी जिला स्तरीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। छात्रा आफरीन खान पूर्व से ही खेल में रुचि रखती थी। छात्रा ने राष्ट्रीय स्तरीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता पदक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र के रावठा गांव निवासी दिनेश गुर्जर की मौत के बाद ग्रामीणों का गुरुवार सुबह 9 बजे से धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहां ग्रामीण और परिजनों बीच मुआवजे को लेकर वार्ता चल रही है। परिजनों की मांग है कि 51 लाख सहायता राशि और मृतक के बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि बुधवार शाम दरा की ओर आती हुई क्रेटा गाड़ी ने दिनेश गुर्जर को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक पुलिस का सीएलजी सदस्य बताया जा रहा है। अब खबर लाखेरी से आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अभद्र व्यवहार व जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। मामले में समय से लेट होने के नाम पर नायब तहसीलदार द्वारा पटवारियों और कानूनगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और नायब तहसीलदार के बेटे ने पटवारी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आक्रोशित पटवारियों व कानूनगों ने उपखंड कार्यालय में एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के नाम कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिन के अंदर नायब तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं हुआ तो संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। भाजपा सरकार के खेल मंत्री टर्मिनल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार को जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया और खेल अकादमियों की गतिविधियों की जानकारी ली। भाजपा के कैबिनेट मंत्री और खेल मंत्री अचानक सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां पर खेल अकादमियों का वाचन निरीक्षण किया और वहां खेलों की प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से भी समस्याओं की जानकारी ली। इस मौके पर अधिकारियों को तुरंत समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए और कहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में साफ सफाई से लेकर सभी सुविधाएं सुचारू रूप से होनी चाहिए और आने वाले समय में साल में 2 बार नेशनल कोच का परीक्षण राजस्थान के खिलाड़ियों को दिलाने का काम करेंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर हम खेलों का जो पूरा बंदोबस्त है उसके अंदर ज़मीनी स्तर से लेकर यानी
जो अपने फिटनेस के लिए खेलना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहते हैं, वहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तैयारी तक उसका जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को हम पूरी करवाएंगे। बहुत सारी व्यवस्था हो रखी है लेकिन सही तरह नहीं है, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको सुधार करेंगे। रतनगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से गुरुवार को पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी ने की जा रही जन सुनवाई में नगरपालिका में पट्टा वितरण में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर ज्ञापन दिया गया। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिला कलेक्टर को भी इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद भी पट्टा वितरण को लेकर अभी तक आमजन की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। खसरा खारिज संबंधी समस्या का समाधान, फाइल गुम हो जाने संबंधित शिकायतों का निवारण और पट्टा वितरण में हो रही धांधली को रुकवाकर आमजन को राहत पहुंचाने की मांग की है। इंदौरिया ने कहा कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और आंदोलन जैसा कदम उठाएंगे। नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर जयपुर अजमेर बुकिंग खिड़की पर यात्री ने टिकट लेने की बात को लेकर बुकिंग एजेंट पर हाथ उठा दिया। बुकिंग एजेंट योगेश का कहना है कि यात्री को बस में बैठने से पूर्व टिकट लेने के लिए कहा तो यात्री बुकिंग एजेंट पर बुरी तरह से भड़क गया और बुकिंग एजेंट योगेश के साथ मारपीट करने को उतारू हो गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने समझाने के बाद भी यात्री बुकिंग एजेंट के साथ बदसलूकी करता हुआ नहीं रुका। बस स्टैंड प्रभारी सांवरलाल चौधरी ने नसीराबाद सिटी पुलिस को बुकिंग एजेंट के साथ मारपीट की सूचना दी, जहां सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्री और बुकिंग एजेंट से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। भीलवाड़ा शहर में रहने वाली एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला को प्रॉपर्टी देखने के बहाने से कार में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर सामूहिक रेप का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच डिप्टी सदर लक्ष्मण राम द्वारा की जा रही है। टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा गुरुवार को निवाई दौरे पर रही। निवाई में सीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। वहीं एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली गंदगी को लेकर कलेक्टर ने साफ सफाई करने के निर्देश दिए। वहीं राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले को यमुना जल समझौते के तहत पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने यमुना जल महासंघर्ष समिति के तत्वाधान में सुल्ताना कस्बे में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। सुल्ताना में धरना स्थल से ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होता हुआ किसान सभा स्थल पहुंचा। यमुना जल महासंघर्ष समिति के संयोजक यशवर्धन सिंह ने बताया कि 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू जिले को पानी दिलवाने की मांग को लेकर गांव-गांव किसान धरना दे रहे हैं। रैली निकाली गई। 1994 में जो यमुना जल समझौता हुआ वो पिछले 30 साल से लागू नहीं हो पाया। पूरे जिला इसके लिए उद्वेलित है। बहुत सारे गांवों के जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक विचारधारा के लोग यहाँ आए हैं और एकजुट होकर पूरा जिला इस संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है कि यमुना का पानी हमें यहाँ लाना है। और 30 साल से जिस समझौते के लिए पूरा जिला जिसकी बाट जो रहा है उसको हम लोग धरातल पे लाने के लिए सभी जाति धर्म के लोग यहाँ एकजुट हैं और इसी विषय में आज सुल्ताना में ये सभा की गई। सुजानगढ़ पंचायत समिति में जिला कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान सुजानगढ़ की फतेहपुरिया एमसीएच में पोस्टेड नर्सिंग ऑफिसर वंदना खत्री ने वहां मौजूद बगाड़िया उपजिला हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वंदना ने रोते हुए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को बताया कि पीएमओ उनकी ड्यूटी बदल कर उनके खिलाफ शिकायतें कर उनको बार बार बेवजह नोटिस देकर उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें सस्पेंड करने की धमकियां दी जा रही हैं। वंदना ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एमसीएच में बच्चों की डिलीवरी के दौरान बधाई के नाम पर लिए जाने वाली रकम को लेकर भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जब मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तब इन्होंने किस तरह से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और मुझे बार बार धमकियां दी जा रही है सस्पेंड करने के लिए और पूरे स्टाफ को मेरे खिलाफ भड़काकर उन पे दबाव बनाकर मेरे विपक्ष में सारा माहौल बनाया जा रहा है।
आपने बताया रिश्वत की एक गैंग चल रही हाँ, है लेबर रूम में, क्या कहेंगे? हाँ, ये इनका जो रिश्वत का खेल है तो उसमें ये सब ये मिले हुए हैं। और जब मैंने इसका विरोध किया और तब से मैं ये निरीक्षण कर रही थी, थोड़ा बहुत सफाई पे बात हुई, डायलिसिस मशीन लगाने की बात हुई, और जो पीएमओ की शिकायतें आ रही है आप लोगों के द्वारा, उस पर वो तो वाकई गंभीर चीज़ है। देखते हैं कि क्या वाकई एक्चुअली शिकायतें सही है या जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब वो सही है, तो उसकी जांच अलग से करवा लेते हैं। बाकी जो भी आप लोग हैं, जैसी जैसी समस्या आ रही हैं एसडीएम साहब को या आईडीएम साहब को बता दिया करें, तो उसका कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। और जो डॉक्टर्स की कमियाँ हैं उस पर भी हम लोग आगे लिखेंगे सरकार को। विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन के चुनाव 10 फरवरी को होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार का दौर अंतिम चरण में है। चुनाव मैदान में सभी पदों पर कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने बताया कि इस चुनाव पर प्रदेश के सभी उद्योगपतियों की नजर है। ईवीएम से मतदान होगा और 3 घंटे में ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ईवीएम से मतदान होने वाला है। आपको बता दें कि 1790 मतदाता वोट डालने वाले हैं। विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन के चुनाव 10 फरवरी को होंगे। आपको बता दें कि सभी पदों के लिए कुल 36 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। ईवीएम से मतदान होने के बाद 3 घंटे में ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।